सबसे बड़ा खतरा जो महंगाई से भी बड़ा है ना, वो हमारे दिमाग पे अटैक है। आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है कि आप कुछ सोचे ही ना। आपको जैसे बताया जा रहा है, जैसे टमटम पहले बोधगया में चलता था, हमको याद है, पता नहीं बोधगया में भी टमटम चलता है कि नहीं। तो घोड़े को ना ऐसे बांध देते हो पट्टा, कि घोड़ा से सीधा जाए। तो अभी हमको घोड़ा बना दिया गया, ऐसे लगा दिया कि हम जो बोल रहे बस ऐसे ही देख के चलो, वो गड़बड़ है। तो अगर हम तर्क पे बात करें और समझने की कोशिश करें, जरूरी नहीं कि वो हर चीज मालूम हो। अगर आप पूछेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में क्या हो रहा है, तो मैं सीधा हाथ खड़ा करके बोल दूं मुझे नहीं पता। अगर आप पूछेंगे कि भाई मणिपुर में क्या हो रहा है, तो मैं खड़ा कर मुझे नहीं पता। लेकिन कश्मीर के बारे में आप किसी से भी पूछेंगे, अभी आप गया पटना ये भी पैसेंजर में जाके बस एक माइक ले लिया और टिकटॉक कर लीजिए भाई कश्मीर जाकर क्या राय है, वो जाने चाहे नहीं जाने, वो कश्मीर पे राय रखता ही रखता है। तो हम कश्मीर को लेके वैसे हो गए कि सबको मालूम है कश्मीर को कुछ ना कुछ, भले तो कुछ नहीं मालूम, राय सबके पास है। उस ओपिनियन मेकिंग के बिजनेस से हमको बचना चाहिए। सॉल्यूशन बातचीत से ही आएगी। आप अगर गोली चलाएंगे या उधर से गोली चलेगी तो बातचीत में दिक्कत होगी, और किसी ना किसी एक को, क्योंकि आप स्टेट है, आप मिलिटेंट नहीं है, आप आतंकवादी नहीं है, आप स्टेट है, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये देश आपका है, ये देश लोगों का है। और अगर आपको शांति चाहिए तो आपको बातचीत ही करना पड़ेगा। और इस दुनिया में आप बताइए कि कोई भी एक ऐसी चीज रही हो, कोई भी एक ऐसा युद्ध रहा हो जो बिना बातचीत के हल कर लिया गया हो, कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध में हम वही पहुंचे कि हम बातचीत से ही करते हैं, सब कुछ बर्बाद करके। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, अल्टीमेटली उसमें बातचीत ही होनी है। अभी जितने देशों को अपना हथियार बेचना वो सब बेच लें, लेकिन अल्टीमेटली जब युद्ध को खत्म होना होगा, आज खत्म हो 4 साल बाद खत्म, वो बातचीत से ही खत्म होगा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैंने उनसे ये भी पूछा, जब वो भगाए जा रहे थे तो आप क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी, और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे बहुत कम समझा गया है, बहुत कम पढ़ा गया है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी पुस्तक आई जिसने वहाँ की हकीकत से रूबरू कराया। उस किताब का नाम है लाल चौक, जिसकी चर्चा देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में होती है। और ये हमें गर्व है कि जो इसके लेखक है रोहिन कुमार, वो गया के पत्रकार है, और इस बीच हमारे बीच वो रोहिन कुमार मौजूद है। रोहिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो करियर की शुरुआत हुई पत्रकारिता, गया से दिल्ली तक, फिर पत्रकारिता से फिर लेखक बनने का सफर कैसा रहा, हमारे दर्शकों को मैं यही कहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल पत्रकार हूँ। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी पत्रकारिता में, कोई वैसा मतलब जैसे लोगों को होता है कि मार्क्सवाल के इंस्टीट्यूट में कि हम बचपन से पत्रकार बनना चाहते थे, तो वैसा कुछ नहीं था। और डी आए थे यहाँ से, ट्रेन में मेरी पढ़ाई, फिर DAV का से 12वीं, और फिर हम दिल्ली चले गए। कुछ वक्त तक हम गया कॉलेज में भी थे, और वहाँ से फिर फ्रस्ट्रेट होकर हम फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, पॉलिटिकल में मास्टर्स किया, और इत्तेफाक से फिर मैं JNU पहुँचा, और JNU में IMC पहुँचा, और वहाँ से पत्रकारिता मतलब एक्सीडेंटली ही पढ़ा। उसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन जो हुआ सब अच्छा ही हुआ लगता है कि। और उसके बाद मैं अलग अलग संस्थानों से जुड़ा रहा, काम करता। और किताब बनने की शुरुआत मेरे ख्याल में कश्मीर जाना मेरा 2017 के आसपास शुरू हुआ, और उस समय कुछ ऐसी चीज़ें एक साथ सीक्वेंस में हो रही थी कि 2015 में मुझे याद है, मैं जब ग्रेजुएशन के दिनों में था, और उस वक्त एक तस्वीर आई थी सीरिया, उस तट पे एक ऐलान सूदी नाम का एक छोटा बच्चा था, और वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। कुछ महीने बाद 2016 में बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, और उस वक्त काफ़ी वक्त तक कश्मीर बंद रहा। तो उस वक्त से थोड़ा और पढ़ने लगा, फिर मुझे लगा कि ये जो घटना है वो सिर्फ सीरिया की नहीं है, या ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो हमारे आसपास है। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ने लगा, वहाँ जाने लगा, तो तब मुझे एहसास हुआ कि जो कश्मीर हम लोग अभी तक समझ रहे थे और जितना हम लोग जानते थे, उसमें से 10% भी सही नहीं था।
और कश्मीर बिल्कुल अलग था मेरे लिए, बिल्कुल ही अलग रहा है इसका अनुभव। लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत दी, वहाँ जिस तरीके से वो मेरे साथ हुए, और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से मैंने भी एक्सेप्ट किया कि जो मैं अभी तक कचरा लेके आया हूँ उसको अब छोड़ने का वक्त आ गया और अब नई शिक्षा लेने का एक वक्त है। तो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैं अलग अलग पत्रिकाओं के लिए, अलग अलग वेबसाइट के लिए लिख रहा था। 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ, 370 हटाया गया, तो जब हमारे आसपास मोहल्ले में लोग कश्मीर में ज़मीन खरीदने की बात कर रहे थे, तो फिर मैं वहाँ गया और तब मैं वहाँ से वो छत्तीसगढ़ से एक पत्रिका निकलती है, वहाँ मैंने लिखा कश्मीर का सच। और जो सच मैंने वहाँ से लिखा और जो टीवी पे दिखाया जा रहा था, दोनों बिल्कुल दो अलग तस्वीरें थी। तो फिर उस समय मेरे दोस्तों ने कहा कि क्योंकि कश्मीर पे काम होता नहीं है बहुत, तो अब इसको कुछ ठोस रूप देना चाहिए और किताब की शक्ल में लाना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ सिलसिला किताब का। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको कि आपने गया से निकलकर पत्रकारिता का सफर थोड़ा सा हमारे सामने रखें, हमारे दर्शकों के सामने, क्योंकि सबको ये रुचि है जानने में कि एक गया से लड़का निकलकर इतना नाम कमाया पत्रकारिता लेकर में, जो मोहताज नहीं है किसी तारीफ के आप, क्योंकि बड़े बड़े देश के संस्थानों मीडिया में इनकी रिपोर्ट छपती है, पढ़ी जाती है, और इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इनकी रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। तो वो सफर एक बताइए कि कैसे हो पाया। अभी आप जब ये पूछ रहे हैं तो अभी मैं भी पीछे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि वो कैसे हुआ। मेरे ख्याल में एक चीज जो बहुत पहले मेरे दिमाग में आ गया कि पत्रकारों को ऐसा लगता है कि वो किस्मत खान है और वो जो लिख देते वही एकमात्र सच होता है, और उनको ऐसा लगता है कि और आप जब देश के बड़े संस्थान से पढ़ने से आपको और भी ये लगने लगता है कि आप पढ़ने की ज़रूरत क्या है। और मेरे लिए यही था कि मेरे लिए हर स्टोरी मेरी पहली स्टोरी की जैसी होती है और मैं उसको उतना ही मेहनत करना चाहता हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ, ऑफकोर्स हम सब की अपनी एक समझदारी होती है और हम सबका एक विचारधारा के प्रति या एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति या एक सोच के प्रति हमारा झुकाव होता है, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो कम से कम मैं ये अपने तौर पे ये निश्चित करता हूँ कि कम से कम मैं तथ्य सही लिख रहा हूँ और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ मैं नहीं करता हूँ। यही मेरी बेसिक है रिपोर्टिंग की। और दूसरा ये कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने संपादकों का और अपने साथी रिपोर्टरों का कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे इतने मौके देते हैं। और मैं कुछ वरिष्ठ जो संपादक और रिपोर्टर हैं हमारे, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो अपनी फैमिली और बाकी चीज़ों में फंसे रहते हैं और मुझे वो अचानक से मौका मिल जाता है और मैं उस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। तो उस तरीके से मैं अलग अलग जगहों पर लिख रहा हूँ। और ये भी अच्छी है बात है कि जहाँ के लिए मैं लिख रहा हूँ या लिख चुका हूँ, वो मुझसे बाद में भी संपर्क में रहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं यही है। और मुझे लगता है कि किसी के लिए भी पत्रकारिता में हो या आप कहीं भी हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक हांडी में खिचड़ी लेके चल रहे हैं और उसमें कब तक पानी डाल के आपको पलाते रहेंगे। तो आपको हर दिन अपडेट होना है, नई जानकारियाँ, बहुत सारे नए रिसर्च आते रहते हैं और उन सोच से जो भी लिखा जा रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और ये एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता है और दुनिया की हर चीज़ आपको पता नहीं हो सकती है। तो ये भी ईमानदारी से मानना चाहिए। अब मैं वापस आपकी किताब और कश्मीर पे आता हूँ। कश्मीर के बारे में अमूमन हम जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कश्मीर के ऊपर कोई किताब लिखी गई हो, इससे पहले भी लिखी गई है। उसमें जब आप पढ़िएगा तो उसमें ये लगता है कि कश्मीर के इतिहास पर बात की जाती है, वर्तमान स्थिति पर भी बात की जाती है, लेकिन कश्मीर कहीं ना कहीं कश्मीरियत जो कहा जाता है, जो कश्मीर के लोग, उनको छोड़ दिया जाता है। आप ऐसा क्यों किया जाता है, क्या लगता है? सिर्फ कश्मीर में को लेकर लेखक नहीं करते हैं। आप अगर कायदे से देखेंगे तो बिहार को लेकर भी वैसे ही करते हैं, झारखंड को लेकर भी वैसे ही करते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे कास्ट का है और क्लास का है कि हम कहाँ से आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अनलर्न करनी होती है, आप वो अनलर्न नहीं कर पाते हैं। और अब चूंकि आप अनलर्न नहीं कर पाते और आप अपने दिमाग से इतना जड़ हो चुके होते हैं अपनी सोच को लेके कि आप उसके विपरीत कुछ देखना भी नहीं चाहते हैं और उसको आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो वो सिर्फ कश्मीर के साथ नहीं है, कश्मीर के साथ एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है कि क्योंकि कश्मीर के साथ पाकिस्तान जुड़ता है और पाकिस्तान के साथ मुसलमान जुड़ता है,
तो ये दोनों हमारे नसों में खून दौड़ाने लगता है। उसके बाद फिर हमारी रैशनैलिटी जो होती है वो कहीं दूर चली जाती है, तो फिर बात नहीं करना चाहते। तो यही है। और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कश्मीर के बारे में, और मुझे लगा कि अगर, क्योंकि देखिए कश्मीर मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना यहाँ बैठे सब लोगों के लिए, और हम लोग भी कश्मीर को वैसे ही जाते हैं। मुझे याद है मेरे पापा यहाँ बैठे हैं, हम लोग एक सिनेमा देख के आए, माँ तुझे सलाम, और माँ तुझे सलाम में सन्नी देओल का एक डायलॉग है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीरी मांगोगे तो चीर देंगे। और हम लोग उसी डायलॉग के साथ वो बड़े होते जा गए और कश्मीर को लेकर हमेशा रहती रहे। जब भी टीवी खोला तो हमने कश्मीर वैसे ही देखा, बम फूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आतंकवादी है, पाकिस्तान है। तो इन चीजों का कभी कश्मीर समझ ही नहीं पाए और ना समझना चाहते। अगर हम लोग कभी गए भी कश्मीर तक, हमारा पहुंचना भी हुआ तो हम वैष्णो देवी होके आ गए, तो हमको पता ही नहीं चला कि मसला क्या है। और अब जो लोगों को पता चला है 2014 और 15 के बाद, उनको अब यही पता चला है कि पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ, बाकी कुछ नहीं पता। तो ये जो हम एक इंफॉर्मेशन के क्राइसिस में भी है और इंफॉर्मेशन के ओवरलोड में भी है, जिसमें वो कश्मीर समझना ही नहीं है। और आपकी किताब भी परसेप्शन पर है, इसीलिए मुझे लगा, क्योंकि उसका एक कारण ये था कि मैं जहाँ से आता हूँ वहां भी तो कश्मीर को ऐसे ही देखते, और मैं खुद ही बहुत लंबे वक्त तक ऐसे ही कश्मीर को देखता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये परसेप्शन बताना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं उसको लेकर बहुत पहले चैप्टर पे इसीलिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया कि हमको वो नजरिया समझाना है कि हम जो देख रहे हैं और हमको क्या दिखाया जा रहा है और वो क्यों दिखाया जा रहा है। वो बिजनेस का हिस्सा है। अगर हमको अचानक से कोई ऐसी चीज दिखा दी जाए जो हमने कभी सोची ना हो, कभी उसके बारे में सुना ना हो, तो हम शॉक में चले जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं। तो वैसा हम लोग आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जब गया में बैठकर, गांव में बैठकर कश्मीर को इमेजिन करते हैं तो 2-3 तस्वीर सामने आती है। एक ये कि नुकीली तारों से बंधा हुआ इलाका, फोर्सेस बंदूक लेकर खड़ी हैं। तीसरा कि हाथ में पत्थर है छोटे वहाँ, ठीक है। इससे कितना अलग, आपने जब ग्राउंड रिपोर्ट आप करने गए कश्मीर की अलग अलग जगहों पे आप घूमे, तो कितना अलग है कश्मीर? एक तो देखिए, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को लेकर हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर यही बनती है कि भाई पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है कश्मीर के अंदर, और वो है वो जो कि सच भी है, उसमें कोई डिनायल की बात नहीं है। और जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी हैं, हम उसी के हिसाब से देखते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कश्मीर को देखने के साथ कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ये परसेप्शन से, और मैं वापस आपके सवाल पे आऊँगा। आप सबको याद होगा एक तस्वीर 7 सितंबर की या 6 सितंबर 2019 की, उसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वो कश्मीर के शोपियान जाते हैं और वो बिरयानी खाने वाली तस्वीर आती है, और सारे टीवी चैनलों पे चलाया जाता है कि भाई कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, NSA अजीत डोभाल जो है बिरयानी खा रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। इत्तेफाक से मैं जब 2020 में वहाँ पहुँचा तो मैंने उस बंदे को खोज निकाला जो उनके साथ बिरयानी खा रहा था, और मैंने उनसे पूछा कि आप अभी तो बहुत रो रहे हैं लेकिन तब आप बिरयानी खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको पूरी घटना नहीं मालूम है जो घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले उनके घर आए और उनको बोला कि आप क्योंकि लोकल मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं इसीलिए आपको मिलने के लिए SSP साहब बुला रहे हैं। उनको गाड़ी में बिठाकर लेके जाया गया। वहाँ DGP थे, SSP थे, वो तब तक अजीत डोभाल को पहचानते नहीं थे। जब उन्होंने DGP को कहा कि भाई हमारे लड़के उठा लिए गए हैं और आप कुछ करें, तो उन्होंने DGP जो दिलबाग सिंह थे उन्होंने अजीत डोभाल की तरफ इशारा किया कि सब पूछिए, आप इनसे कहिए। तो अजीत डोभाल उनसे कुछ कहने के पहले अजीत डोभाल ने उनसे कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 370 हटा लिया गया है, अब विकास होना पड़ती होगा। और कैमरे जो थे वहां पे वो उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, तो उनको समझ में आया कि ये किसी तरह का एक ट्रैप है। और उसके बाद वो सारे टीवी चैनलों पे चलने लगा कि अजीत डोभाल वहां है। उस अहमद, उनका मागरे, उनका मैं नाम भूल गया, मागरे उनका नाम है, मागरे साहब ने मुझे कहा कि अगर मुझे मालूम होता है कि अजीत डोभाल से मुझे मिलवाने ले जा रहे हैं तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन हमारे तक जो तस्वीर आई उस कश्मीर की उसमें बस ये था कि बिरयानी खाई, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि वो कैसे खा के ले गए। और ये समझना हमारे लिए मुश्किल क्यों है, ये मुझे इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि हम कश्मीर
और पुलिस को लेके एक राष्ट्रवाद के चश्मे में देखते हैं। और दूसरा मसला ये है कि हमारी पुलिस कैसी है वो हमसे और आपसे किसी से छिपा नहीं है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कैसे काम करता है, लोग कैसे फर्जी केसों में फंसाए जाते हैं, बेल का प्रोसेस किसके लिए बहुत आसान होता है और किसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बेल कैसे मिलता है, नाम कैसे हटाए जाते हैं, कैसी दलीलें देके किसी को फंसा दिया जाता है, ये सब हमारे आसपास हो रहा होता है। कभी जमीन विवाद में होता है, कभी डाउरी केस में होता है, कभी अलग अलग तरह के केसेस में होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो कश्मीर है तो हमको लगता है कि हर चीज यहाँ पास साफ है। अब मैं उसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। आप मसलन आप बाइक लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, आपने हेलमेट नहीं लगाया है, पुलिस वाला आपका गाड़ी का वो खींच लेता है, तो आप क्या करते हैं? आप विधायक को फोन करते हैं, किसी पत्रकार मित्र को फोन करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई गाड़ी छुड़वा दो। ठीक, क्योंकि आपके अंदर वो टैक्स है, एक रॉब है। लॉ एंड ऑर्डर तो आप वहां भी वायलेट कर रहे हैं, लेकिन एक टैक्स है। लेकिन यही मसला जब कश्मीर में होता है, जब आपके घर के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज है, तो आप अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आपके साथ वो नहीं हो रहा। और जब आपके साथ होता है तो आप पुलिस को कितनी इज्जत देते हैं, ये हम और और पुलिस को हम कितनी इज्जत देते हैं। पुलिस तो कम से कम ये सब लोग यहाँ बैठे हुए मानते हैं कि पुलिस का हमारे देश के आंतरिक हालात मेंटेन करने में जो इंटरनल सिक्योरिटी है पुलिस की मदद से। लेकिन ये चीजें हम कश्मीर के पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते या देखना नहीं चाहते। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि कश्मीर को समझने के लिए, और अगर हमको सही में कश्मीर को समझना है और हमको शांति चाहिए, तो हम सबको अपना दिल बड़ा करना होगा और सुनना होगा, समझना होगा। कश्मीरी कोई आतंकवादी नहीं है, कश्मीरी शांति चाहते हैं। जितने हमारे यहाँ लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, कश्मीरी बेरोजगारी से त्रस्त हैं। उनके भी बिजनेस कोविड में खराब हुए, हमारे भी बिजनेस कोविड में खराब हुए, और उनके मन में भारत के प्रति कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बहुत यकीन से कह रहा हूँ, जितना मैं कश्मीर घुमा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पे बैठे ज्यादातर लोगों से ज्यादा कश्मीर देख चुका हूँ, और उनके मन में कोई नफरत नहीं है भारत के प्रति। और मुझे ये बहुत ताजुब होता है, और मैं यहाँ पे लोगों से अपील भी करता हूँ कि जब भी कश्मीर में कुछ होता है तो आप कश्मीरी बच्चों को उसका अकाउंटेबल बनाना बंद कीजिए। क्योंकि जब हमारे लोग बाहर विदेशों में बैठे होते हैं और भारत में कुछ होता है, तो अगर आप मानिए कनाडा में अगर भारतीय लोगों को मारने लगे, यूएसए में मारने लगे, तो आपको कैसा फील होगा? तो उनसे कम से कम अकाउंटेबिलिटी ना करें। राजनीति हमको बहुत कुछ नहीं देखने देती है और हमको नहीं दिखाया जाता है, और उसका पूरा एक बिजनेस मॉडल है, वो पूरा एक उसका एक अर्थशास्त्र है। और जो लोग वहाँ सिक्योरिटी में हैं वो कौन लोग हैं? वो हमारे लोग हैं, वो हमारे आरा बलिया छपरा के लड़के खड़े हैं वहाँ। और मैं आपको बताऊं कि 370 के बाद जब मैं वहाँ गया तो एक मेरे ख्याल में 65 साल के या 60 साल के बुजुर्ग होंगे, वो सीआरपीएफ में थे और वो असम में ड्यूटी पे थे, और उनको क्योंकि 370 हटा था तो उनकी पोस्टिंग वहाँ की गई थी। उनकी बेटी शायद आने वाली थी, शादी के बाद पहली बार वो अपने घर आने वाली थी, और क्योंकि वहाँ कोई फोन तो नहीं था, मेरा भी फोन नहीं चल सकता, तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी। ये बोला कि मैं उनके घर इटावा वो चिट्ठी कम से कम पहुँचवा दूँ, और उसमें उन्होंने बहुत लिखा था कि मैं अपनी बेटी और दामाद से पहली बार मिलने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है। तो आप सोचिए कि वो जो लोग हैं, और मैं बहुत सारे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आर्मी के लोगों से मिल चुका हूँ, उनसे बात किया है, और उनके साथ मेरे बहुत आत्मीय रिश्ते हैं। वो ये कहते हैं कि उनको भी नहीं मालूम कि वो लड़ किससे रहे हैं, उनको एक्चुअली नहीं पता है। वो कहते हैं कि हम अपने लड़के और अपने बेटे की उम्र के लड़कों को शक के निगाह से देख रहे हैं, और ये एक साइकी में बदलाव हो रही है। कोई लड़का सीरत पहन के उनके सामने आया और उनको कर रहे हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा है और ऐसा बन गया है कि उस मेंटेलिटी में हम लोग वैसे ही प्रोसेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि कश्मीर को समझना, जिस दिन हमने कश्मीर को समझना शुरू किया ना, बहुत सारी राजनीति जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं, वो राजनीति शायद नहीं चल पाएगी, इसीलिए हमको वो दिखाया नहीं जाता है। कश्मीर का पूरा सच नहीं दिखाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि भारत की सरकार तालिबान से बात करती है। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होने वाली है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ है, पाकिस्तान जीत गया है, और अर्शदीप नाम का जो लड़का है वो खालिस्तानी। ये हमने स्पोर्ट्स को यहाँ तक रिड्यूस कर दिया। तो मैं इसीलिए ये बात हर बार कहता हूँ कि कश्मीर को समझने के लिए अपना दिल बड़ा करना है,
झारखंड को भी समझने के लिए दिल बड़ा करना है, बिहार को समझने के लिए दिल बड़ा करना है। आपको मालूम ही नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। हम लोगों ने बिहार की राजनीति में कितनी बड़ी पॉलिटिकल जर्नी हुई है। 90 के दशक में जब लालू यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, हम में से बहुत सारे लोग जो ऊंची जातियों से आते हैं, उनको कभी मालूम ही नहीं चला कि वो पॉलिटिकल जर्नी आखिर थी क्या, वो पूरी राजनीति क्या थी। हम लोगों को बचपन से ये बताया गया कि आपके नाम में कास्ट हटा के हमने कुमार इसलिए डाल दिया है क्योंकि जातिवाद होता है, और हमको मालूम ही नहीं चला कि जातिवाद कितना शटल हो रहा है, हर दिन हो रहा है। मैं जब स्कूल में जा रहा हूँ, प्रेयर स्कूल में जब जा रहा हूँ, तो मैं वहां जातिवाद फेस कर रहा हूँ। मैं जब डीएवी जा रहा हूँ तब जातिवाद फेस कर रहा हूँ, और ये प्राइवेट स्कूल थे जो सबसे ज्यादा फीस ले रहे थे। तो जातिवाद का जो सिंबल हमने बनाया और जितना जातिवाद हम करते रहे, उन दोनों में बहुत फर्क है। आप बताइए कि क्या कभी स्कूल ने हमको ये सिखाया कि आप इंटरकास्ट शादी कर सकते हैं? सबसे पहले का कश्मीर और 370 घंटे के बाद का कश्मीर, क्योंकि आप वहां से हो करके आए हैं, क्या फर्क समझा पाएंगे हम लोग, क्या बदलाव हुआ? फर्क बताने के पहले एक और चीज मैं बता दूं कि 370 आज न कल वो जाना ही था, और ये कांग्रेस की सरकार की नाकामी थी कि वो कभी उस तरह के डायलॉग को वहाँ मेंटेन नहीं कर पाई कि हम 370 को कभी हटा पाए। 370 में कोई भी एक ऐसा क्लाउज नहीं था जिसपे केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। केंद्र सरकार जब चाहती, जैसे चाहती वो करती। लेकिन वहां की जो महबूबा मुफ्ती सरकार हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, उन लोगों ने 370 को एक सेंटिमेंट का इशू बना के रखा हमेशा। उन्होंने ये डरा, उन लोगों को डरा के रखा कि 370 हट जाएगा तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। और वो सेंटिमेंट का इशू इसीलिए कश्मीरी आपको ये बोलेंगे कि जो हमारा भारत और कश्मीर के बीच का जो ब्रिज था वो टूट गया। ये सरकार, क्योंकि इनके एजेंडे में बहुत पहले से था, जब से जनसंघ बना था तब से वो उनके एजेंडे में था, और वो आज न कल इसको खत्म करते। लेकिन अगर शायद वो डायलॉग करके करते, वहां के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को साथ लेके करते, तो आज जैसे हालात बिगड़े हुए दिखते हैं शायद वैसे हालात ना हो। मैं बार बार यही कहता हूँ, और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वैसे बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो कश्मीर में इकलौती सरकार है, नॉन कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकारों को वहां बहुत इज्जत नहीं है, और भाजपा की एकमात्र सरकार जो आई मोदी जी के पहले, उसको बहुत इज्जत है। और इसलिए इज्जत है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने संवाद को तवज्जो दिया। उन्होंने बहुत सारे अलगाववादी नेताओं को बातचीत के रास्ते मेन स्ट्रीम में उसको लेकर आए, पाकिस्तान से बातचीत किया, हुर्रियत से बातचीत की, सारे पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की। और आप सोचिए कि उसी सरकार में जो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था 1999 से 2004 था, उसी 1999 में हम कारगिल युद्ध जीते, और 2001 में हम जनरल मुशर्रफ के साथ आगरा में कश्मीर समझौता करने को तैयार थे, और सब कुछ सेट था। हालांकि कुछ कारणों से समझौता कभी नहीं हो सका, लेकिन शायद अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो कश्मीर के मसले को वापस उस तरीके से हैंडल कर ले। और ये कश्मीरी जानते हैं, ये भाजपा के लोग जानते हैं, ये आरएसएस के लोग जानते हैं, और उनको भी मालूम है कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन एक इस तरह का निरंकुश शासन है इस वक्त कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो बात नहीं बन पा रही है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भाजपा के लोग जो व्हाट्सएप पे भाजपा को समझते हैं और देखते हैं, वो ये मानते हैं कि भाई हुर्रियत जो है बहुत बुरा है। लेकिन जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, तो हुर्रियत वाज द फर्स्ट जिसने बोला कि वी वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसको उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद था कि ये वाजपेयी के बाद एक बीजेपी गवर्नमेंट हो सकती है, और उनको ये भी उम्मीद था कि वो बातचीत का सिलसिला चालू होगा। और अभी की सरकार ये बोलती है कि भाई आप बम फोड़ते रहोगे तो हम बातचीत कैसे करेंगे। और वाजपेयी जी की सरकार में 1999 में आप कारगिल का युद्ध लड़े और आप बातचीत ही करते रहे, और आप कहां से कहां पहुंचे। उस वक्त जो कश्मीरियत आप कह रहे थे, उस वक्त कश्मीर से पाकिस्तान में ट्रेड हो रहा था, आपकी इकोनॉमी बढ़िया हो रही थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तभी वो बस सर्विसेज शुरू हुई थी। लोगों ने पार्टीशन झेला है, लोगों ने अपने लोगों को अलग होते देखा है, उनको कटके देखा है, उनको मरते देखा है। और आप एक ऐसे देश में जिसमें बहुत कुछ झेल के वो जो देश बना है, इकट्ठा हुआ है, उसको आप हर बार धर्म के नाम पे,
जात के नाम पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यंगस्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, हम सब व्हाट्सएप को चला रहे हैं और हम व्हाट्सएप को ऐसा देखते हैं कि जो व्हाट्सएप पे आ रहा है वो एक बात सच है और हम पागल की तरफ ढेर चाल में चलते जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हम थोड़ा ठहर के सोचें कि जो हमको दिखाया जा रहा है वो क्यों दिखाया जा रहा है। आप वोट भले किसी को करें, वोट आपकी समझदारी जैसे बनेगी, लेकिन कम से कम जो आपको परोसा जा रहा है वो बहुत बिजनेस के तहत आपको परोस रहे हैं और एक पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा जो महंगाई से बड़ा है ना, वो हमारे दिमाग पे अटैक है। आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है कि आप कुछ सोचे ही ना। आपको जैसे बताया जा रहा है, जैसे टमटम पहले बोधगया में चलता था, मुझे याद है, पता नहीं बोधगया में भी टमटम चलता है कि नहीं, तो घोड़े को ना ऐसे बांध दे दो पट्टा, घोड़ा से सीधा जाए आपको। तो अभी हमको घोड़ा बना दिया गया, ऐसे लगा दिया कि हम जो बोल रहे बस ऐसे ही देख के चलो, वो गड़बड़ है। तो अगर हम तर्क पे बात करें और समझने की कोशिश करें, जरूरी नहीं कि हमको हर चीज मालूम हो। अगर आप पूछेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में क्या हो रहा है, तो मैं सीधा हाथ खड़ा करके बोल दूं मुझे नहीं पता। अगर आप पूछेंगे कि भाई मणिपुर में क्या हो रहा है, तो मैं खड़ा करूँ मुझे नहीं पता। लेकिन कश्मीर के बारे में आप किसी से भी पूछेंगे, अभी आप गया पटना ये भी पैसेंजर में जाके बस एक माइक ले लिया और टिकटॉक कर लीजिए भाई कश्मीर जाकर क्या राय है, वो जाने चाहे नहीं जाने, वो कश्मीर पे राय रखता ही रखता है। तो हम कश्मीर को लेके वैसे हो गए कि सबको मालूम है कश्मीर को कुछ ना कुछ, भले तो कुछ नहीं मालूम, राय सबके पास है। उस ओपिनियन मेकिंग के बिजनेस से हमको बचना चाहिए। ठीक है रोहित, देखिए यहाँ पे दर्शक भी हैं और मैं उस दर्शक का जाने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, जो आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि समस्या का हल अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बयान का भी डिस्कस किया है, उस पर थोड़ा सा हमारा दर्शक सामने रखते हैं। भैया कब तक पत्थर खाते रहेंगे, कब तक गोली चलता रहेगा, इसका हल क्या है? एक सवाल होता है। हल की बात यही है, मैं फिर से वही कहूँ रहा हूँ कि बातचीत, हर सॉल्यूशन बातचीत से ही आएगी। आप अगर गोली चलाएंगे या उधर से गोली चलेगी तो बातचीत में दिक्कत होगी और किसी ना किसी एक को, क्योंकि आप स्टेट हैं, आप मिलिटेंट नहीं है, आप आतंकवादी नहीं है, आप स्टेट है, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये देश आपका है, ये देश लोगों का है। और अगर आपको शांति चाहिए तो आपको बातचीत ही करना पड़ेगा। और इस दुनिया में आप बताइए कि कोई भी एक ऐसी चीज रही हो, कोई भी एक ऐसा युद्ध रहा हो जो बिना बातचीत के हल कर लिया गया हो, कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध में हम वहीं पहुंचे हैं कि हम बातचीत से ही करते हैं। सब कुछ बर्बाद करके, अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, अल्टीमेटली उसमें बातचीत ही होनी है। अभी जितने देशों को अपना हथियार बेचना है वो सब बेच लें, लेकिन अल्टीमेटली जब युद्ध को खत्म होना होगा, आज खत्म हो 4 साल बाद खत्म, वो बातचीत से ही खत्म होगा। बड़ा चैलेंज है बुक लिखने में, सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिमाग से लड़ना मेरे जीवन में था, क्योंकि हम जितना कुछ समझ के जाते हैं वो बहुत अनलर्न करने का प्रोसेस बहुत टफ है। जनता में क्या लहर फैली कि नहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया या हम लोग पर जबरदस्ती? वहाँ के लोगों को, उन लोगों का ये कहना था कि अगर कोई फैसला मेरे लिए लिया गया और अगर मेरे लिए कोई फैसला, अच्छा फैसला लिया गया, तो हमको उसका उत्सव मनाने का पूरा हक है। अगर मान लीजिए कि मेरे जीवन के बारे में कोई फैसला लिया गया और मेरा फोन छीन लिया गया, मैं अपने दोस्तों को नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सिचुएशन वैसी थी। भारत क्या है? भारत एक संघीय ढांचा है, उसमें बहुत सारे स्टेट हैं और पूरा स्टेट बन के एक फेडरल सिस्टम बनता है, लेकिन आप वहां के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं करते हैं, आप उनको उठा के जेल में डाल देते हैं, तो बातचीत वहां गड़बड़ हो जाती है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैंने उनसे ये भी पूछा, जब वो भगाए जा रहे थे तो आप क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? बात करने की बात दोनों तरफ, हम लीडर होकर आपसे बात करें और आप हम पर चढ़े जाए। अब देखिए, आप पत्थरबाज तो सब पाकिस्तान से नहीं है, यही के भाड़े पर है। ये मेंटलिटी चेंज करना होगा और कभी कभी भय भी देना जरूरी होती है। अब आपकी बात बहुत सही है और
मैं उसमें यही बात जोड़ रहा हूँ बार बार। आप भी जो कह रहे हैं उसमें मेरी बहुत सहमति है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सपाट नहीं है। कश्मीर में आपको नहीं मालूम है कि आप किससे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान इतना मुकम्मल तैयारी कर चुका है कि वो कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोगों को तैयार कर चुका है जो बिना पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, जो भारत के खिलाफ है, आज लड़ रहे हैं। ये आप मान रहे हैं, आप वही बात कह भी रहे हैं। जो लड़के पत्थर चला रहे हैं उन पे मुकदमे होते हैं, और जिन पे पत्थर चलते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, वो कहीं दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग हैं नहीं, हमारे ही लोग हैं वहाँ। अगले साल G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होने वाली है। आपको नहीं लगता है कि सरकार एक पॉजिटिव इमेज देना चाहती है और कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रही है? सरकार तो बहुत टाइम से पॉजिटिव इमेज देने की कोशिश कर रही है, और अच्छा है कि वो G20 कश्मीर में कर रहे हैं। सरकार तो ठीक 370 रखने के बाद भी बाहर से सांसदों को लेकर आई थी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि हमने तो भेजा ही नहीं था। तो ये कोशिश तो बहुत वक्त से उनकी चल रही है कि पॉजिटिव इमेज दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि इमेज से ज्यादा जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको हमको जीतना है। अगर एक्चुअली हम बहुत कंसर्न हैं तो इमेज जीतना और वो पर्सपेक्टिव की जो बात है वो होनी चाहिए। मेरी किताब में आपको ओपिनियन शायद अगर दिखेगा भी तो 2% दिखेगा, बाकी वहाँ के लोगों का कहना। और मेरा मकसद यही था कि मैं वहाँ के लोगों का क्या सोच है वो अपनी किताब में लिखूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया और सभी सवालों का आपने दिया और बाकी से राय रखी है, सभी चीज़ों को बताया। तो आप गया के द चॉकलेट रूम से ये रिपोर्ट देख रहे थे, चर्चा देख रहे थे, आपको ये कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।